नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कई बार घर, परिवार के लोग जीवन में बेड़ियां बन जाते हैं, बंधन बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि जीवन उसमें कहीं घुट कर रह गया है। लेकिन ऐसे जीवन से निकल कर कुछ लोग अपने अस्तित्व को पहचानते हैं और अपनी एक पहचान जिंदगी में बनाना चाहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज तेजस्विनी में हमारे साथ है, जो कि एक जानी मानी फोटोग्राफर है, पर्वतारोही हैं। वो कहती हैं कि मैं सेल्फ मेड हूं और सेल्फ टॉट हूं। हमारी आज की तेजस्विनी सर्वेश। इंसान को जीवन में अक्सर तमाम मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है और वो ही इनसे निकल पाते हैं जिनमें इन मुश्किलों से लड़ने का मादा होता है, कुछ कर गुजरने की धुन होती है। ऐसी ही जिंदगी रही है सर्वेश फोटोग्राफर की। जी हाँ, अब ये इसी नाम से पुकारी जाती हैं। कम उम्र में शादी, वैवाहिक जीवन की असफलता, पति और ससुराल वालों के उत्पीड़न के बाद फोटोग्राफी का करियर भी सर्वेश के लिए महज एक इत्तेफाक ही था, जो एक दिन किसी हमदर्द द्वारा भेंट किए गए कैमरे से शुरू हुआ। आज सर्वेश एक जानी मानी ट्रैवल फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने गुजरात के सूखे से लेकर उत्तरकाशी का भूकंप, करगिल युद्ध, कोल माइंस, लद्दाख फेस्टिवल और हिमालयन कार रैलीज को अपने कैमरे में बखूबी कैद किया, वो भी बिना किसी फोटोग्राफी की ट्रेनिंग के। सर्वेश का एक दूसरा शौक है ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग और टू व्हीलर ड्राइविंग। उनका ख्वाब टू व्हीलर के जरिए सुदूर हिमालय क्षेत्रों की यात्रा का है। देश के अनेक शहरों में अपनी कामयाब फोटो एग्जीबिशन लगा चुकी सर्वेश फोटोग्राफर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं एक ऐसी ही बिंदास महिला से जिनका नाम सर्वेश है। बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश जी। तो आप तो बहुत बिंदास जीवन जीती हैं और आप कहती हैं कि शायद आपका जैसा जीवन जीने को महिलाएं तरसती हैं। बिल्कुल। आज के लोग, महिलाएं नहीं पुरुष भी तरसते हैं, इसलिए क्योंकि आज की जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है और आज जो मैं जिंदगी जीती हूँ, जहाँ मर्जी जाना, जहाँ मर्जी है, किसी की बंदिश नहीं है, किसी से इजाजत नहीं लेनी है और फिर अपनी जिंदगी जीती हूँ। मेरे जैसे लोग तो बहुत तरसते हैं मेरे जैसी जिंदगी जीने के लिए। जी, लेकिन इसके लिए आपने बहुत संघर्ष किया है अपनी जिंदगी में। जी, आज जो जिंदगी देख रहे हो, अगर इसके पीछे कहते हैं दिया तले अंधेरा, अगर आज जो जगमग हुई है जिंदगी, उसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष रहा है। छोटा मोटा नहीं रहा, बहुत लंबा। क्योंकि 17 साल की उम्र में शादी हो गई, 10 साल अपने हस्बैंड के साथ रही, पढ़ा लिखा नहीं था, मैं भी 11 पास थी, वो मेरे से भी कम था। फिर उसके बाद टॉर्चर करना, फिजिकली और मेंटली दोनों टॉर्चर। मैंने बहुत कोशिश करी कि अपना घर बचा के रखूं और 10 साल उसके साथ में रही। लेकिन 10 साल फिर बच्चा भी नहीं हुआ। फिर बांझ कह के काफी सारे लोग, ये मतलब आस पड़ोस नहीं, घर के लोग दूसरी शादी उसकी करना चाहते थे। तो फिर मैंने कहा नहीं, हो गया, बहुत हो गया। उसके बाद मैंने एक छोटी सी घटना घट गई थी और उस घटना ने मेरी जिंदगी बदली। तो क्या आपके जो घर में जो आपके भाई थे, बहन थे, माँ बाप थे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपको? वो इसलिए नहीं करते थे ना, उनका तो ये था, मैं बनिया परिवार से हूँ, कहते हैं नहीं शादी कर दी है, अब आपकी शादी कर दी है, किस्मत है अब आपकी, क्या करें, पति ऐसा मिल गया, अब आपकी अर्थी निकलनी चाहिए। अच्छा। ये सब सोचते सोचते, सहते सहते मेरे को 10 साल गुजर गए। जब वो घटना अगर मेरे से नहीं घटती तो शायद मैं अपना घर नहीं छोड़ पाती। क्या हुआ था आपके साथ? सिंपल हाउसवाइफ थी, एक सफाई कर रही थी, तो ऊपर किससे मेरा ऊपर से मैं सफाई करते हुए मेरे हाथ से नीचे कूड़ा गिर गया। मेरा पड़ोसी मेरे से लड़ने आया और कहने लगा तुझे उठा के फेंक दूंगा। मैंने कहा भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई। उसने मेरी कुछ नहीं सुना और कहा कि मैं तेरे को उठा के फेंक दूंगा। तुझे उठा के फेंक दूंगा ने मेरी जिंदगी बदली। मेरा पति भी घर में बैठा था, उसने कुछ नहीं कहा और उसने आग का घी का काम क्या किया, क्या हो गया अगर वो ये ऐसा कह रहा है तो। मैंने कहा कल को रेप अगर हो गया, कुछ हो जाता तो तुम तो मेरी सहायता नहीं करते, तुम कैसे पति हो? पति का मतलब है रक्षा करना। तो उसने कहा नहीं मैं तेरे लिए नहीं लड़ता। तो बस फिर वो पहला दिन था कि मैंने अपने बारे में सोचा कि बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे होगा। पेरेंट्स ने मना कर ही दिया था कि अर्थी निकलनी चाहिए। तो बस फिर मैंने साड़ी, क्योंकि पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, साड़ी के फॉल लगाना शुरू किया। पहले फॉल जो मैंने लगाया मुझे 5 रुपया मिला
क्या बात है। 5 रुपए ने मेरी जिंदगी को, मतलब मेरे को थोड़ा सा विश्वास हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। निटिंग, स्टिचिंग, ये सब करके मैंने अपना 1000 रुपया के करीब जोड़ लिए। अच्छा। तो उससे मैंने ब्यूटिशियन का काम सीखा। तो ब्यूटिशियन के काम सीखने का उसको पता चला कि घर से बाहर निकली है, उसको उससे तो इतना ज्यादा हुआ, मेरे ऊपर और अत्याचार शुरू हो गया। तो बस फिर नहीं, मैंने कहा अब नहीं, हो गया ये सब करके। फिर एक दिन बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं फिर घर ही छोड़ के आ गई। तो जब घर छोड़ा वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? नहीं, क्या वो दिख रहा था आपको आगे? क्या नजर आ रहा था लाइफ में उस समय? नहीं, मुझे बहुत ये था, घर ऐसे ही नहीं कोई भी औरत छोड़ती। उससे मेरी बहुत पिटाई करी थी। तो मेरी पड़ोस में एक लेडी थी, तो उससे पहले भी करता था। तो पड़ोस में लेडी थी, मैं कहती मेरी सफाई कर रही थी, मैं इसलिए गिर गई, थोड़ा सा चोट लग गई, किचन में कुछ काम करते हुए गिर गई। तो बस उसके बाद उसने उस आंटी से, रिटायर्ड प्रोफेसर थी, उससे मेरा काफी अपनापन सा हो गया था। उसने मुझे सहेली संस्था का पता दिया। बस उस सहेली संस्था में गई, उसने मुझे शेल्टर दिया। वो शेल्टर मेरे को कहते हैं ना, तिनके के बराबर था। तो एक शेल्टर मिल गया। उसके बाद फिर मैंने तो बहुत कुछ सीखा। फिर एक मित्र मिला, उसने मुझे, एक मित्र बना नया, तो उसने, हम तो कभी निकले नहीं थे, उसने मुझे कैमरा दिया, कहते पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन तू कैमरा ये कर सकती है। तो कैमरा तो ले लिया। कैमरा लेके थोड़ी ना फोटोग्राफर बन जाता है। तो बस फिर उसके पीछे नहीं मिला। जिस दिन मेरे हाथ में मेरे कैमरा आया, उसके बाद मैंने सबसे पहले अपने बाल कटवाए। बाल इसलिए कटवाए थे क्योंकि ना तो मेरे पेरेंट्स मुझे काटने देते थे और ना ही मेरे इन लॉज ने ये करने दिया था। तो बस उससे बाल कटवाना आपके लिए एक तरह की फ्रीडम थी? आपको लगा कि आपको एक आजादी मिल गई? बिल्कुल, वो मेरी एक मर्जी की शुरुआत, जो मेरे को बहुत पसंद था। अपनी मर्जी का जीवन, अपनी मर्जी का बाल छोटे रखने हैं तो, बड़े रखने हैं तो, कपड़े कैसे पहनने हैं तो, बिल्कुल हर चीज का। तो बस उसके बाद फिर मैंने सीखा। एक देहरादून में मैं छोटे से अखबार में मैंने अनुभव लिया। तो उसके बाद उससे कैमरा ऑपरेट, क्योंकि आज का तो डिजिटल है ना, इमीडिएट रिजल्ट आ जाते हैं। हम तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट करते थे, कैसे उसको हाइपो में करना है, वो सब सीखा। पहला क्लिक मेरा देहरादून में डीएवीपी कॉलेज का आंदोलन था। अच्छा, ये कितने साल पहले की बात? ये है 90 की। अच्छा। और मेरी पिक्चर अच्छी नहीं आई थी, मुझे डांट भी पड़ी, जिससे मैं सीखती थी फोटोग्राफर से। तो कहा ये क्या करा है? अब मेरे को नहीं आई, डांट तो सुननी थी। बस उसके बाद धीरे धीरे फिर वो स्पीड अपर्चर लिखते थे कैमरे में, ये सब। फिर हाइपो का क्या, ये बहुत आजकल तो 1 मिनट में होता है। तो ये सब सीखा। तो उस समय जब कैमरा मिल गया तो मतलब एक चीज तो मिल गई, लेकिन उसको ऑपरेट करना और उससे प्यार करना उस कैमरे से, वो क्षण कब आया? नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि कैमरा जैसे मिल गया मुझको, और कैमरे से वो उससे सीखा, स्पीड अपर्चर क्या होता है, कैमरा रोल डालना सीखा, ये सब सीखा। क्लिक करना आ गया, लाइट कितनी रखनी है, ये सब आ गया। फिर मैं 6 महीना वहां रही और दिल्ली में आई। मेरा नाम छपा था उसमें नवभारत टाइम्स में। अच्छा। मैं सबको दिखाती थी, देखो देखो मेरा नाम छपा है। मेरे को लगता था नाम छपना बहुत बड़ी बात होती है। और उस अखबार को मैंने बहुत संभाल के रखा था। वो सब सीख लिया था कैसे ये करते हैं। फिर थोड़ा कलर आ गया था। और 91 में उत्तरकाशी भूकंप आया। उस भूकंप ने मेरे को थोड़ा सा चांस दिया। 4-4 दिन मतलब मैं 1 हफ्ता रुकी थी, सड़क पे रहना और कई किलोमीटर पैदल चलना, और बहुत अच्छी पिक्चर्स लेकर आई थी, जैसे लोग बोलते हैं। और मेरी 50 से ज्यादा फोटो पब्लिश हुई थी दिल्ली के बड़े अखबारों में। तो वो एक पहला अनुभव था, कह सकते हैं, उत्तरकाशी का। तो पहाड़ों में जाना, मतलब एक लड़की जो कभी घर से ना निकली हो, वो कैमरा लेके अपने एक प्रोजेक्ट की धुन में चली गई। किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ, किस तरह के अनुभव हुए, और लोगों के साथ में किस तरह से वो देखते थे उस समय आपको? क्या अनुभव थे? देहरादून की पहली महिला फोटोग्राफर थी। और दूसरा ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता था। महिला, कोई कहता है प्रेस फोटोग्राफर हो, तो मेरा हाँ में जाओ सुनते, कहते हाँ फोटोग्राफर है। मेरा मतलब बड़ा सम्मान होता था कि फोटोग्राफर महिला, क्योंकि बहुत कम होती थी महिलाएं। और फिर ये हुआ, फिर जैसे नाम छपना, फिर उसके बाद ये उत्तरकाशी का भूकंप, धीरे धीरे मेरे को थोड़ा अच्छा। लेकिन फोटोग्राफी, कैमरा देने से फोटोग्राफर नहीं होता। बिल्कुल। उस फोटोग्राफी चलाने के लिए मैं ब्यूटिशियन का काम करती थी, डोर टू डोर, उससे खर्चा चलाती थी।
क्योंकि जो पैसा ब्यूटिशियन के काम में बहुत सारा पैसा मिलता था, तो उससे मैं रोल डेवलपमेंट ये सब फिर भी नहीं मिलता, फिर भी नहीं मेरे बचता था, तो मैं कई कई दिन तक भूखी रहती थी, रात का खाना छोड़ दिया, क्योंकि एक जुनून था फोटोग्राफी में कुछ करना है तो बस इस जुनून ने मेरे को मतलब यहाँ तक पहुंचा दिया। पीछे लेकिन फिर हमें जानते हैं कि आपकी जो एक फोटो थी जिसको फिर अवार्ड भी मिला, आप करगिल चली गई थी, आप करगिल जाके आपने फोटोग्राफ्स ली। क्या है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं, मैं 18 साल तक फ्रीलांसिंग की है, फ्रीलांसिंग में आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप फ्रीलांसर हैं, तो अलग हट के काम करना होता है। तो ये सब इसके लिए किया। फिर मेरी 100 से ज्यादा फोटो पब्लिश हुई, कंपटीशन में मेरे को एक अवार्ड भी मिला भारत सरकार का, और बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय। और फिर उसके बाद तो मैंने मतलब पीछे मुड़ के जब मैंने कई एग्जीबिशंस की हैं, सोलो ग्रुप शो, फिर जिन्हें 6 महिला फोटोग्राफर्स को सुपर 6 करके चुना था, एक उनमें से मैं भी थी। फिर तो उसके बाद जो संघर्ष मेरा वो 10 साल ये है। महिलाओं पे मैंने एक एग्जीबिशन की थी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं बड़े बाप की बच्ची नहीं थी। तो उन्होंने जब किया, लोगों ने उस प्रदर्शनी को हाथों हाथ मतलब हाफ पेज की स्टोरी, और लोगों ने कहा ये रघु राय से मतलब जब की ना तो मेरे को बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद में बड़े बड़े काम करने लगे, चाहे इंडिया टुडे का हो, कोई भी हो, मतलब ऐसे। तो करगिल का कैसा एक्सपीरियंस था, मैं जानना चाह रही हूँ, जहाँ पे लड़ाई चल रही हो, बम गोले चल रहे हो, क्या एक मतलब कहते हैं ना कि महिलाओं को तो वैसे भी कहते हैं कि बॉर्डर पर जाना, और वैसे ही तो ये सारी जो चीजें दिमाग में आपके कहीं पीछे चलती थी, या बिल्कुल आपको उस समय कुछ नहीं नजर आ रहा था, बस वो एक अदद फोटो नजर आ रही थी? कारगिल में इसलिए गई थी क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। अलग हटके करने के लिए इसके लिए मैंने माउंटेनियरिंग का ये करने लगी। कारगिल का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा। वॉर के समय किस तरीके से हमारे जवान मतलब इतना उत्साह, पता है कि सामने मौत है और फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी ये था, मेरे सामने 3-4 जवानों की डेथ हुई, और मरने के लिए कौन जाता है, क्योंकि अपने को प्रूव करना था कि अलग हटके करना है। जब 100 से ज्यादा फोटो छपी, फिर भारत सरकार का इनाम जीता कंपटीशन में, 13 फोटोग्राफर्स को मिला था, अकेली महिला मैं थी। तो ये सब मेरे को फिर पहुंचा दिया कहीं का कहीं। फिर लगा कि नहीं, अलग हटके कुछ करना है। ऐसे तो मैं 2 व्हीलर से मैं 9000 की हाइट तक गई हूँ। जी, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये हो रहा है कि एक सिंगल महिला, एक सिंगल वुमन जिसको हम कहते हैं, उसका जिंदगी कोई बड़ी आसान नहीं होती। पग पग पर उसके साथ में उसकी परीक्षाएं होती हैं, उसको रुकावटें खड़ी होती हैं, लोग तरह तरह की बात करते हैं। आपने इस पहलू को किस तरह से संभाला कि आप अपने लिए जीविका भी कमा रही थी, अकेली रह भी रही थी, और वो भी आज से 20 साल 25 साल पहले से। तो ये जो टाइम था उसके कुछ एक्सपीरियंसेस आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? नीलम जी बिल्कुल ठीक कहा, अकेली महिला को कोई जीने नहीं देता, और अकेली महिला के साथ जो अनुभव होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। मैं झूठ बोल के रहती हूँ। मतलब मैं कहती हूँ नहीं, मेरा पति जर्मनी में है, क्योंकि एक बार मैंने देखा था अकेली महिला के साथ जो उन्होंने किया रात के 12 बजे। इस समय तो आजकल आईडी कॉलर बीच में आया था, आईडी कॉलर, वो मुझे बहुत तंग करता था। फोन कर देना, आवाज नहीं उठा, आवाज बोलना नहीं, तो ये सब करके ना रात के 12 बजे कभी भी फोन कर देना, तो मैं बहुत तंग हुई। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं अकेले नहीं, मेरा पति जर्मनी में रहता है, मेरी 2 बेटियां हैं, बेटियों के भी अब जैसे मैं कहती हूँ। पर ये क्यों ऐसा आवरण क्यों लगाते हैं आप, ऐसे पर्दे क्यों डालते हैं आप? एक कारण ना, अकेली महिला इस सोसाइटी को, ये पुरुष प्रधान समाज है, हमारे भारत अभी इतना तरक्की नहीं की है। हम कपड़ों से जरूर बदले हैं, लेकिन हमारा दिमाग है 15वीं सदी का। वो अकेली औरत को नहीं देख सकता, वो ये सोचता है कि नहीं, बीवी बच्चे मतलब पति होना चाहिए, अगर अकेली है तो गड़बड़ है। तो ये सब। और फिर दूसरी बात, एक चीज और मेरा तो टारगेट, मेरा जो अर्जुन की जैसे आंख थी, हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, मेरे को कोई उस चीज की नहीं है। क्योंकि जब मैंने फिर एग्जीबिशन की उसके बाद, उससे पहले तो बहुत कुछ था कि अरे ये तो ऐसे ही आ गई, भीड़ में कैसे जाएगी। और
ब्ला ब्ला ब्ला, कई तरह की बातें। फिर आपने हरियाणवी में खूब आप डांट देती हैं। मैं हरियाणवी में, उसके बाद मैं कराटे सीखा अपने को सेल्फ डिफेंस के लिए, शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। फिर उसके बाद तो मेरे को जब कभी होता है, जैसे बस ने, डीटीसी बस ने मुझे बहुत ये किया था, फिर मैं वो तो पीछे आके लग जाते थे ना, तो मैं ऐसे कर लेती थी। अगर उनको कहो ना अभी तू कार में आया कर, मेरी कौनी क्यों, मैं इसको काट के थोड़ा फेंकूंगी, तू गाड़ी में आया कर, अगर तुमने को मेरी तेरी कौनी लग रही है तो ऐसे ऐसे करके फिर मैं थोड़ी सी हरियाणवी, क्योंकि लोग मुझे फिर पुलिस वाला ज्यादा समझते थे। क्या रे भाई तू तो पीछे नहीं हो सकता तू क्या, तो इस टाइप से। क्या तो इसलिए मैंने अकेले को थोड़ा सा ये आवरण ओढ़ा। बिना मतलब के बहस करना, क्यों छोड़ा, क्या है, मैं अपनी लाइफ हर किसी से कभी शेयर नहीं करती थी। परेशानियां आई वो 10 साल जो कैरियर बनाने में है, तो मेरे को मेरा सबसे ज्यादा मेरा कैमरा और मेरा तकिया, जिससे पता नहीं कितनी बार रोई होंगी। ओहो, कैमरा और तकिया प्रिय वस्तुएं हैं। बातचीत हमारी जारी रहेगी और बात अब करेंगे कि आप एक बहुत अच्छी पर्वतारोही भी हैं और शूटिंग भी आप किया करती हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तेजस्विनी में और तुरंत हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ सर्वेश मौजूद हैं। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जानी मानी फोटोग्राफर और पर्वतारोही सर्वेश मौजूद हैं। एक बार स्वागत है आपका सर्वेश। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपकी बात को बीच में रोका था, आप स्कूटर चलाती हैं और स्कूटर न सिर्फ सड़कों पे चलाती हैं बल्कि पहाड़ों पर निकल जाती हैं आप स्कूटर लेके। जी, मैं 9000 की हाइट तक गई हूँ। उत्तराखंड में चोपता है एक जगह, अच्छा, वहां तक गई हूँ और बेंगलोर तक ट्रेन में बुक करा के गई। फिर वहां से मैसूर, हासन, हलेबीड, कन्याकुमारी अकेले गई मैं, टू व्हीलर से। कोई नहीं था आपके साथ? और कोई नहीं था। टू व्हीलर था नहीं, क्यों नहीं था कोई मेरा मेरे साथ मेरा कैमरा था, उसको सबको कैप्चर किया मैंने। तो फिर रास्ते में कैसा रहा? रास्ता कैसा कटा? रास्ता कटा कैसे? हाँ। नहीं, अपना मस्त ही कैमरा है, कहाँ कुछ अच्छा लगा टू व्हीलर साइड में रखा और फोटो खींचा। फिर कन्याकुमारी में मैं ऐसे ही लेकर गई। तो लोग देखते थे जब आप जा रही होती थी इस तरह से सामान लाद के? हाँ बिल्कुल। तो क्या लोगों का क्या रिएक्शन होता था सड़कों पे? नहीं, मैं बाहर ज्यादा सामान जब भी मैं जाती हूँ, जैसे मैं माउंटेनियर हूँ, 10-10 दिन नहाना नहीं, क्योंकि ट्रैकिंग करनी है। और ऐसे ये था कि मैं ज्यादा नहीं बोझ लेकर जाती। अब जैसे मैं मैसूर के पास एक जगह है, हासन एक जगह है, हाँ। वहां ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती, कुछ नहीं। अब किसका पूछना कहाँ क्या है, तो फिर वहां पे मेरे को कोई काउंसिल मिली थी बानो करके। फिर उसके यहाँ 3 दिन रुकी, कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके साथ फिर मैं हलेबीड, बेलूर हलेबीड गई स्कूटर पे, उसको बिठा के, तो बड़ा अच्छा से रहा। तो आप स्कूटर के अलावा कुछ और भी, मोटरसाइकिल वगैरह भी चलाती हैं? मैं मोटरसाइकिल यामा चलाई है मैंने। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ये देखते हैं मोटरसाइकिल से चला रही है और ये सब तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो फोटोग्राफर, कैमरा मेरे पास लटका हुआ। अब तो मैं थोड़ा सा ऐश मीन्स अपनी मर्जी का काम करती हूँ, क्योंकि वो स्ट्रगल नहीं रहा, तो चलता लोग देखते थे। जी, अच्छा, तो ये बताइए आप माउंटेनियरिंग का शौक आपको कहाँ से लगा? मतलब, और उसके लिए फिर समय भी चाहिए होता है, ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, वो कैसे किया आपने? जहाँ चाहा वहां रहा। अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का तो आप कर सकते हैं। तो एक दिन ऐसे ही कोई देहरादून में कोई बोले कि हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं। मैं कहा ट्रैकिंग क्या होती है, एक बार देखे जरा। ट्रैकिंग लोग करते हैं, पहाड़ पे जाते हैं। मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। वो गए, केदार काठा एक जगह थी। अच्छा। बड़ा उत्साह था, इसको कहते हैं ट्रैकिंग, और ये तो पहाड़ है। चलते चलते सांस भी फूल रही थी, फिर एक उत्साह था, चलते मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी। तो ट्रैकिंग तो कोई वो नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद जो मुझे लगा, जो फ्रेश एयर जंगलों की और इस अशांत माहौल जो था, इससे दूर, फिर उसके बाद तो पता नहीं मैं कितना ग्रुप के साथ
और अकेले गाइड को लेके चली जाती हूँ, जैसे केदार ताल में गाइड को लेकर गई, लोग गोमुख जाते हैं, मैं दूसरी साइड गई। पहाड़ों पे आपको डर नहीं लगता? अंधेरा हो जाता है वहां तो कुछ होता भी नहीं है, कभी ऐसी घबराहट या ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती दिल में? नहीं, पहाड़ों पे डर और तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ अनुभव बहुत हुए हैं। जैसे मैं ट्रैकिंग कर रही थी एक ग्रुप के साथ, तो एक मैं फिसल गई थोड़ा और एकदम गिर पड़ी नीचे, और नीचे देखा खाई, तो एक कोना था, उस कोने को लेके मैं थोड़ा लटक गई। अच्छा। और मैं गिरी, बचाओ, रो रही मैं तो उन्होंने, किसी ने बचाया, मेरी नकल कर रहे थे। तो ऐसे कई सारे हैं। जैसे केदार, जहाँ ये बादल फटा था केदारनाथ से ऊपर, वहां मैं ऐसे कई बार, मेरा गाइड गिर गया, मैंने कहा तो गिर गया, मैं रो रही, मैंने कहा सारे भगवान याद आ गए कि मेरे को इससे अच्छा रास्ता नहीं, फिसलन इतनी, जाओ तो फिर नीचे। तो ये सब था। हाँ, तो पर्वतारोही बनने के लिए आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह की या आप सेल्फ, जैसे आप बता रही सेल्फ टॉट हैं आप? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया, तो गर्मियां दिल्ली में बहुत होती हैं, तो मैं 2 महीने वहाँ एग्जाम भी दिया, तैयारी भी करी, और पहाड़ों पे निकल पड़ी, एग्जाम दिया और पहाड़ों पे निकल पड़ी। तो मैंने तो कोई ऐसा कोर्स नहीं किया। अच्छा। और लेकिन उसके बाद चंद्रप्रभा एतबाल का कोई उत्तरकाशी में कोर्स चलता है, तो उसके साथ मैंने ऐसे ही मस्ती के लिए कर लिया। अच्छा। वैसे सच कोई के। तो अभी कितने पहाड़ों पर चढ़ने का अनुभव आपके पास में है? मैंने बहुत सारा, अभी मैं भूटान में 21 किलोमीटर का ट्रैक करके आई हूँ, 21 दिन, जिसमें 350 किलोमीटर से ज्यादा था। वो उसको कहते हैं स्नोमैन ट्रैक। अच्छा। टफ है, लोग बहुत मरते भी हैं। 12 पासिस थे, 17.5 के 5, कुछ 15,000 के, कुछ ये। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है पहाड़ पे चढ़ना और ट्रैकिंग करना और बोझा उठा के चलना, एक अलग ही है जी। और पहाड़ों पे चढ़ने के साथ साथ आपको शूटिंग का भी तो शौक है, आप पिस्टल चलाती? अरे वो तो शूटिंग अलग है, ये तो मेरा कैमरे के साथ शूट करती हूँ। कैमरा तो मेरी जिंदगी है। लेकिन आप पिस्टल भी चलाती हाँ, है? मैंने पिस्टल सीखा, गोल्ड मेडल भी जीता नेशनल में। नहीं, नेशनल में ब्राउन्स जीता, स्टेट में मैंने गोल्ड मेडल जीता। अच्छा। अभी मैंने अप्रैल 2014 में 5 किलोमीटर के वॉक में मैं गोल्ड मेडल जीती। अच्छा जी। तो ये पिस्टल चलाने का कहाँ से आपको मतलब लगा कि मैं ये, क्योंकि ये भी बड़ा, वैसे तो कहते हैं बड़ा खर्चीला शौक है, अगर सीखे कोई तो बड़ा खर्चीला शौक होता है, तो कहाँ से आप? जसपाल राणा के पापा अच्छे शूटर थे। हाँ। जसपाल राणा के इंस्टीट्यूट में, तो उनसे मैंने कहा, अरे मेरे को भी करना है शूटिंग, तो उन्होंने मेरे को कुछ सिखाया। अच्छा, क्योंकि शूटिंग में एक ही है कि आपको वो सिर्फ वही देखना है, तो उसमें फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा सिर्फ एक ही आंख से देखना है। हाँ। तो उसमें फिर मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि महंगा बहुत था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप एक पुस्तक पे काम कर रही हैं, आप एक किताब पे काम कर रही हैं, जिसमें तमाम फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स को आप शामिल कर रही हैं। वो क्या है, वो क्या आपका प्रोजेक्ट है और किस स्टेज में पहुंचा हुआ है अभी? वो मेरा 95% कंप्लीट हो गया है। मैंने ये सोचा कि देखिए, औरत को दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है, घर और बाहर दोनों संभालने पड़ते हैं। तो और फिर ये पुरुषों वाला क्षेत्र है, आपको 10 किलो का बोझा उठा के आपको भागना है, दौड़ना है, आपको कुछ मिस नहीं होना चाहिए, तो वो सब करना होता है। तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये पुरुष, हम अपनी सेंध लगा रहे हैं पुरुषों के उसमें, क्योंकि अभी भी देखो ज्यादा पुरुष ही फोटोग्राफर है और वीडियोग्राफर होते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने स्ट्रगल किया है, तो हो सकता है कि वो कैसे करती हैं, क्या है, तो इसलिए उनकी जिंदगी मैंने ये करा कि वो किस तरीके से अपना दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो ये मेरी काफी लोग पसंद कर रहे हैं। प्रीफेस में इसमें मैंने बहुत सारी चीजें डाली हैं। तो मतलब ये पुस्तक आपकी जल्दी प्रकाशित होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आजकल जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने खुद कहा कि अब तरह तरह के तो डिजिटल कैमरे आ गए हैं, फोटोग्राफी एक आर्ट है, एक कला की तरह है, लेकिन आज फोटोग्राफी में वो बात उस तरह से नहीं है जो पहले हुआ करती थी। जैसे आप बता रही थी, हर चीज को आपको सीखना पड़ता था। अभी तो आप बस क्लिक करिए और फोटो तैयार है आपके सामने, आपको कुछ नहीं करना, तुरंत आपके सामने हाजिर है। तो ये जो कला है फोटोग्राफी की, वो आज उसको आप कहाँ देखती हैं, और ये कैसे जिंदा रहेगी, उस तरह से उसकी क्रिएटिविटी किस प्रकार से जीवित रहेगी? अब एक चीज हो गया, पहले हमें बड़ी देर से मिलते थे। आज की फोटोग्राफी में आपको रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। फिर कंपटीशन का जमाना है, हर कोई फोटोग्राफर हो गया है। नजर कैमरे में नहीं, नजर फोटोग्राफी आपके दिमाग में है कि आपको क्या कैप्चर करना है। जैसे एक हनीमून, एक जोड़ा, शायद आपने भी देखा होगा, एक जोड़ा सैर करने गया था, एक जलता हुआ हवाई जहाज
समुद्र में गिरा था, उसने कैप्चर किया, वो काफी फेमस हुआ। तो आपकी नजर क्या है, आपकी नजर कितनी जल्दी वो कैप्चर करती है? तो फोटोग्राफी तो मैं तो कहती हूँ हर कोई है, लेकिन क्या आप में वो दिमाग है कि आपको वो कैप्चर करना जल्दी से? जैसे 11/11 हुआ था, 9/11, उसमें भी यही था कि कोई किसी ने कितना अच्छा। तो मैं कह रही हूँ कि आपको कहीं भी कुछ भी मिल जाए। पर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए आज क्या एवेन्यूज बचे हैं? नहीं, थोड़ा कम हो गया है, बिल्कुल आप ठीक है। गूगल में हर चीज मिल जाती है फ्री में, यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है, तो फोटोग्राफी थोड़ी सी कम हो गई है। हमारी फोटोग्राफी हमें कोई नहीं अब ज्यादा करता, कोई स्पेशल असाइनमेंट होता है तभी होता है, नहीं तो हम अपने आप कर करके कलेक्शन जोड़ रहे हैं। कभी कोई ऐसा रूल बनेगा या कानून बनेगा कि आप फ्री की फोटो नहीं ले सकते, तो ये है कि थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि अब जिंदगी के इस मकाम पे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब उस तरह का संघर्ष नहीं है और आप जिंदगी को जीना चाहती हैं, कौन से ऐसे ख्वाब, कौन से ऐसे सपने, कौन से ऐसे एम हैं अभी भी आपकी जिंदगी में जिनको अब आप पाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कहा। मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती हूँ। 63 की जो जापान की सबसे बड़ी उम्रदराज महिला गई एवरेस्ट पे, तो मैं उसको उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहती हूँ। अगर कोई मुझे स्पॉन्सर करे तो फिर मैं 2 व्हीलर से वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड खारदुंगला जाना चाहती हूँ, मुझे अभी भी कोई करे तो, क्योंकि उसमें भी नहीं जाती है ना महिलाएं, उसमें 52 की है लास्ट। मैं अगर कोई स्पॉन्सर करे मैं उसको भी जाना चाहती हूँ। 2 व्हीलर से तो मैं पूरी दुनिया क्या कई कंट्री घूमना चाहती हूँ 2 व्हीलर से। क्या बात है, मैं बहुत अपने 2 व्हीलर को बहुत बहुत बढ़िया। एक चीज है, उसमें पेट्रोल बचता है, आपको पोल्यूशन बचता है, और फिर आप अकेले हैं तो क्यों कार चला रहे हैं, क्यों इतना पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने 2 व्हीलर से दुनिया जहान घूमें और जो हिमालय पर आप जाना चाहती हैं वहां भी आप जरूर जाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर जी हमसे बात करने के लिए। सर्वेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी सर्वेश। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।